the Earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कितना सुंदर है, कितना मज़ेदार है कि हम जब आसमान को देखते हैं जब सनसेट हो रहा होता है. One will first noticed one or two bright dots shining in the sky. सबसे पहले जब सनसेट होता है, सूरज डूबता है, स्टार्टिंग में हमें आसमान में एक दो चमकते हुए कुछ डॉट्स दिखते हैं. क्या होते हैं वो डॉट्स? Soon you will see the number increasing. You cannot count them anymore. और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि कैसे वो जो छोटे छोटे डॉट्स है जो आसमान में हैं उनकी जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो बढ़ती जा रही है. और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम उनको काउंट नहीं कर पाओगे. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद दीज टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स. सम आर ब्राइट, अदर आर डिम. अब कुछ पूरा का पूरा आसमान इन चमकदार चीज़ों से भर जाता है. कुछ जो चमकदार ये हमें चीज़ें दिखती हैं एकदम हीरो की तरह, कुछ चमक रही होती है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं चमक रही होती है, कुछ डिमडिमा रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती. इट अप सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है कि जैसे आसमान के ऊपर किसी ने हीरे जड़ दिए हों, मतलब हीरे लगा दिए हों. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. ऐसा लगता है वो डिमडिमा रहे होते हैं ना, कभी थोड़ी कम हो रही रोशनी, कभी बढ़ रही. जैसे आपने देखा नहीं लाइटें लगाते हैं हम दिवाली के टाइम, तो कैसे वो कभी जलती हैं बुझती हैं, जलती हैं बुझती हैं, हमें ऐसा फील होता है. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन जब तुम ध्यान से देखो ऐसा लगता है कुछ ट्विंकल कर रही हैं, कुछ डिमडिमा रही हैं, कुछ शाइन कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. और वो जो चमकदार चीज़ें होती हैं कुछ, वो वैसे ही शाइन करती रहती जैसे कि हमारा जो मून है, हमारा जो चाँद है, वो चमकता है. Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of days. अब कभी कभी इन चमकदार चीज़ों के साथ साथ हमें हमारा मून भी दिखता है काफ़ी दिन. It may however appear at different times in different shapes and different positions. लेकिन क्या होता है मून जब आसमान में हमें दिखता है, हर दिन वो एक जैसा तो नहीं दिखता ना. कभी कभी वो कहीं और उगा हुआ होता है, कहीं और वो चढ़ा हुआ होता है, हमें आसमान में कहीं और दिखता है. कभी कभी वो पूरा मून होता है, कभी कभी वो आधा होता है, कभी कभी मून आधे का भी आधा होता है. राइट, हमें मून की कभी कोई सेम शेप नहीं होती ना. मून हमेशा हमें अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डिज़ाइन में दिखता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ. हम फुल मून को सिर्फ महीने में एक बार देख सकते हैं. इट इज़ फुल मून नाइट. उसको हम फुल मून नाइट कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा कहते हैं. अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैनॉट सी इट ऑल. फोर्थ नाइट मतलब 2 हफ्ते बाद. फोर्थ नाइट मतलब होता है 2 वीक्स बाद हम उसको देख ही नहीं पाते बिल्कुल भी. उसको क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं, या हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं ना. अमावस्या की रात पे भूत निकलते हैं, है ना, मूवीज़ के अंदर, हॉरर मूवीज़ के अंदर इंडिया की. तो उस दिन कोई चांद नहीं निकलता. ऑन दिस डे यू कैन वॉच दिस नाइट स्काई बेस्ट. अब जो अमावस्या की रात होती है उसी दिन आप अच्छे से एकदम नाइट स्काई देख सकते हो, क्योंकि चांद नहीं होता ना तो ज़्यादा रोशनी नहीं होती. हर एक सितारा अपनी रोशनी दिखा रहा होता है, हमें वो दिखता है, प्रोवाइडेड इट इज़ द क्लियर नाइट. अब आपने यहाँ तक तो ये समझ लिया होगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर के अंदर हम अपने धरती के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम चांद सितारों की बात करेंगे, हम उस नाइट स्काई की बात करेंगे जहाँ हम रहते हैं, हमारी धरती से आसमान कैसा दिखता है. और धरती से जो आसमान दिखता है वो तो है ही. और उसके बाद जब जो चीज़ें हमें नहीं दिखती वो क्या क्या है जो हमें नहीं दिखती, और कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया जिसके अंदर हम रहते हैं, और हम कितना छोटे से हैं. इस पूरी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर है. अब जो ज्योग्राफी है इस बुक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग पढ़ने वाले अपनी धरती के बारे में, आसमान के बारे में, अपने धरती के आसपास की जगहों के बारे में. आप ये पढ़ने वाले हो कि जैसे आप लोग जो इंसान हो, हम इस धरती को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे होने के कारण इस धरती पे क्या क्या होता है, क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, और इस जो धरती का एनवायरनमेंट है वो हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है. जैसे इस धरती में कभी कभी आप देखें अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनो फटते हैं, बारिश होती, तो उससे हमें क्या असर होता है,
हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, उससे क्या असर होता है, जब फ्लड होता है हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं, अर्थक्वेक आते हैं तो ज़मीनें फट जाती हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में कि धरती के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं और हम इस धरती की चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लो जैसे एक ज़मीन का टुकड़ा है, अब उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर आप क्या करते हो वो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना। अब ज़मीन का टुकड़ा तो ऐसे ही था नॉर्मल सा जिसके ऊपर घास फूस उगी हुई थी, अब वो तो आपकी मर्ज़ी थी ना कि आपने उस ज़मीन के टुकड़े को सही करा और उस पर पौधे उगाए और उसको सही करा, राइट। ज़मीन धरती ने खुद तो ये सब नहीं कर लिया, आपने करा। तो आपने क्या इन्फ्लुएंस डाला उस ज़मीन पे, आपने उसको अच्छा बना दिया। या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत अच्छा जंगल है और उस जंगल को हम बर्बाद करके वहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। अब पिछले में तो हमने उसको बंजर ज़मीन को सुंदर बनाया था, अब इसमें हमने एक सुंदर ज़मीन को बर्बाद कर दिया। ये तरीके से इंसान कैसे इन्फ्लुएंस करता है इस धरती पे, इस ज़मीन पे जहाँ पे हम रहते हैं, और कैसे ये धरती, ये ज़मीन हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे रहने को बदलती है। इस चीज़ की स्टडी को ज्योग्राफी कहते हैं, जिसमें आप जो ये सब आप पढ़ने वाले हो। ज्योग्राफी के अंदर हम ज़्यादातर चीज़ें ना हम धरती के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसका से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि धरती और धरती के अराउंड क्या क्या है, धरती कहाँ है, ये कौन सी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, इस कारण से ये सब है। नहीं तो अगर आपको ये सब पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमी होती है, आप वहाँ आपको वो पढ़नी पड़ेगी जो आपकी हायर स्टडीज़ में आएगा, बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ में। या तो इस चीज़ को जिसमें आप असली में सोलर सिस्टम को पढ़ते हो ना, इसको स्पेस साइंस कहते हैं, स्पेस साइंस कहते हैं। वो ज्योग्राफी में नहीं आता, वो स्पेस साइंस में आता है, जिसमें आप आसमान के बारे में पढ़ते हैं। और फिर आसमान को आप जब और डीपली जाते हो ना तो बहुत चीज़ें बढ़, जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो जाते हैं हमारे पास एस्ट्रोनॉमर्स हो जाते हैं, हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स हो जाते हैं, हमारे पास कॉस्मोलॉजिस्ट हो जाते हैं, हमारे पास यूनिवर्स फिलोसफर्स हो जाते हैं। मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। आपको नहीं पता स्टूडेंट्स कितनी सारी दुनिया है खोजने के लिए। अभी आप लोग जस्ट इस दुनिया में आए हो और बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको जानना है और आप जान सकते हो, नहीं जाने तो कोई बात नहीं, उसकी भी कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत सारी नॉलेज है, आपको इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इतना ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम अपने सोलर सिस्टम को जानने वाले हैं, ताकि आप जान पाओ कि हमारी दुनिया कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या है। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपने सोलर सिस्टम समझ लिया तो आपको ही पूरा का पूरा हमारा पूरा ज्योग्राफी समझ आ जाएगी सोलर सिस्टम की, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको इस चैप्टर में क्या होने वाला है और अगले 2 चैप्टर्स में या 2-3 चैप्टर्स में क्या होने वाला है। आपको सोलर सिस्टम समझना है। अब जो सोलर सिस्टम है ना, वो एक तरीके की मशीन है, एक मशीन है जिसको हम देख सकते हैं। ऐसे तो नहीं देख सकते क्योंकि अभी हम धरती पे रहते हैं, लेकिन अगर आप धरती के बाहर जाओगे तो आप उसको और अच्छे से देख सकते हो। वैसे धरती के बाहर बहुत कम इंसान गए हैं, हर कोई जा नहीं सकता है क्योंकि वो दुनिया काफ़ी अलग है हमारी धरती से, वहाँ हम ज़िंदा नहीं रह सकते, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए नहीं बना है। तो लेकिन कैमरा ज़रूर गए, वो चीज़ें ज़रूर आसमान में गई हैं जो इंसानों ने बनाई है, जो नॉन लिविंग है, और उन कैमरा से हमें फ़ोटोज़ मिली, हमें पिक्चर्स मिले, जिससे हमें पता लगाया हमने कि धरती के बाहर असली में क्या है। तो हमें पता चला जब हमने बाहर कैमरास भेजे, जब इंसान गए, कि सबसे पहले तो एक गोला सा है, ठीक है, बीच में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सन है ना, इसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमारा सन एक स्टार है, आपको जानना ज़रूरी है। अब इसके बारे में हम और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हमारा एक पहले एक सन है और हमारा जो सन है उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ओके। अब जो प्लैनेट्स हैं ना, ये एक रिंग की तरह है, ओके, रिंग की तरह। यहाँ ये असली में रिंग नहीं है, ये नहीं मान लेना असली में है। बचपन में क्या था स्टूडेंट्स, जब मैं छोटी थी और हमें पढ़ाया गया था, मुझे लगा और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये रिंगें असली में होती हैं तो वो आपको वो गलती में नहीं फंसना जिसमें हम फंसे थे। ये एक इमेजिनरी रिंग्स हैं, ये हमने खुद बनाई हैं। असली में ये कुछ एनर्जी है, कुछ फोर्स है जो मजबूर करती है इन सारे
प्लैनेट्स को इस सूरज के अराउंड, इस स्टार के अराउंड घूमने के लिए मजबूर करती है। कुछ भी यहाँ एनर्जी है, कुछ ताकत है जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए। हमें लगता है कि सूरज के अंदर कोई ग्रेविटेशनल या कोई मैग्नेटिक फोर्स होती है। मैग्नेट देखा है, मैग्नेट चीज़ को खींचता है। उसी तरह हम साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ कोई चीज़ होती, कोई फोर्स होती जो सूरज से निकलती है, जो इन प्लैनेट्स को अपनी ओर चारों ओर घुमाती है। उस चीज़ को जो घुमाने को हम एक ऑर्बिटल फोर्स कहते हैं, और उसके अराउंड ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अभी पूरी मशीनरी देखी है आपने, एक मशीन टाइप बन गई कि एक सूरज है, उसके अराउंड बहुत सारे ऐसे रिंग्स टाइप है, मान लो रिंग्स हैं, जैसे कोई मशीन चल रही है, और उसके अराउंड उसके बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स लगे हुए हैं, और वो बस ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं, राउंड लेते रहते हैं एक दूसरे के राउंड। और जो ये प्लैनेट्स भी है ना यहाँ पे, जैसे एक सन है, यहाँ एक प्लैनेट है, और इसके रिंग के अराउंड एक प्लैनेट है। अब इसके अराउंड भी एक और ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अराउंड एक और चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट कहते हैं इसको, सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट हम कहते हैं। कि एक प्लैनेट के अराउंड भी एक अंदर एक एनर्जी है, उसके अराउंड भी एक और छोटा सा प्लैनेट जिसको हम सैटेलाइट कह रहे हैं वो घूम रहे हैं। अब ये पूरा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो बनी है, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। अब जो सिस्टम है ना, इसको हमने कह दिया सोलर सिस्टम। अब कहा कि सोलर सिस्टम क्यों कहा हमने इसको? सोलर सिस्टम इसलिए कहा क्योंकि ये एक सन है। जो सितारे होते हैं ना, जो हमारा सितारा होता है, जो स्टार होता है ना, उसको हम ग्रीक में हम उसको कहते हैं सोल। ओके, सोल कहते हैं, या हम इसको सोलार कहते हैं, सोलार। ओके, एक सोलार कहते हैं। तो जो सोलार होता है या सोल होता है, ठीक है, इसको हम स्टार को ये सब कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज। तो वहाँ से हमने निकाला कि जो सन का जो सिस्टम है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें एक सन है, कोई सन है, कोई स्टार है, जिसके अराउंड एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स लगे हुए हैं, और वो एक चक्कर लगा रहे एक दूसरे का। ये एक सिस्टम बन गई, एक मशीन टाइप बन गई है, जिसको हम क्या कहेंगे? सन का सिस्टम। और वो क्या हो गया हमारा? सन को क्या कहते हैं? सोलर या सोलार या सोल, फिर इससे ये निकला सोलर, निकला सोलर सिस्टम। ऐसे सोलर सिस्टम नाम इस पे पड़ा। अब हमने कह दिया कि एक सन है, उसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अब उनमें से उन बहुत सारे प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारा है। ये तीसरा प्लैनेट एक हमारा है, जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, राइट। सो ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम से ऊपर भी एक चीज़ आती है। उस सोलर सिस्टम से ऊपर जो चीज़ आती है, हम उसको कहते हैं गैलेक्सी, कहते हैं हम उसको। गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है हमारा, जिसमें हम रहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सन है, और उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं हमारा, जो है मरकुरी, हमारा वीनस, हमारा अर्थ, हमारा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस, ये सारे। और प्लूटो भी काउंट कर लो, वैसे ना ही काउंट करो उसको, ड्वार्फ प्लैनेट है। ये सारी चीज़ें एक जगह के अंदर है, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। अब एक गैलेक्सी जगह मतलब क्या है? इस गैलेक्सी जगह का, गैलेक्सी का मतलब होता है बहुत सारे तारों का एक बहुत बड़ा झुंड। मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब इतने ज़्यादा स्टार्स जितने आप समझ लो स्टूडेंट्स, आपके सिर पे बाल भी ना हो, राइट। मान लो इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन सबके बाल ले लो, और उन सबके बालों को एक एक तारा मान लो, उतने तारे हैं, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। अब जो एक गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी भी अकेली नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ है, बहुत सारी। इतनी सारी गैलेक्सीज़ है इस दुनिया के अंदर कि आप जान भी नहीं सकते। आज तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए, हर दिन पता नहीं कितनी हज़ारों गैलेक्सीज़ और निकल आती हैं। अभी गैलेक्सीज़ जो है ना, वो एक उसकी झुंड को हम एक चीज़ कहते हैं, हम उसको कहते हैं अपना यूनिवर्स। ये हमारा यूनिवर्स है। अब क्या पता चला हमें? एक हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है, जिसका नाम है मिल्की वे। और उस मिल्की वे के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, जो कि हमारा सोलर सिस्टम है, जो कि ये है जहाँ पे हम रहते हैं।
तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का स्टूडेंट्स। आपको बस ये जानना है और कुछ नहीं जानना, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जानना है कि हम कहाँ हैं। हम एक सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लैनेट है अर्थ, हम उसमें रहते हैं। अब जो अर्थ प्लैनेट है ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। जो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उनके झुंड को हम यूनिवर्स कहते हैं। ये पूरी चीज़ है। अब हम दोबारा से सोलर सिस्टम में आते हैं और इसको खोलते हैं, समझते हैं सही से कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, हमारा खुद का सूरज है, हमारे प्लैनेट्स के ऊपर मून्स होते हैं। हमारे धरती का भी एक मून है जिसको हम प्यार से मून कहते हैं, चांद कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं बचपन से, चंदा मामा। तो ये हमारा मून है। रियलिटी में मून का एक असली नाम है जो कि है सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। हर प्लैनेट्स की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स है ही नहीं। अब सैटेलाइट्स दो होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट जो कि ये खुद बनी, अपने आप बनी है, जब इस दुनिया की धरती बनी थी, जब पूरा ये सोलर सिस्टम बना, हमारा पूरा यूनिवर्स बना, तब हमारा मून भी बन गया। एक सैटेलाइट होती है मैन मेड सैटेलाइट, जो हम इंसान बनाते हैं, जो इस धरती का चक्कर काटती हैं। और वो क्यों बनाता है इंसान? समझने के लिए चीज़ों को, कि धरती कैसी है, आसमान में हम और क्या चीज़ें जान सकते हैं, और क्या क्या है जानने को, उस सब को हम कहते हैं मैन मेड सैटेलाइट, जो हम इंसान बनाते हैं। उससे हम समय का पता लगाते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि धरती पे कब कोई तूफ़ान आएगा या नहीं आएगा, वेदर फोरकास्ट करते हैं। जो आप टीवी देखते हो, जो टीवी उसका जो नेटवर्क आता है ना, टीवी पे जो भी चैनल्स आ रहे हैं वो सैटेलाइट के ज़रिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें का यूज़ होता है सैटेलाइट का। अब हमारी धरती के ऊपर हमने पढ़ा अभी तक कि हम धरती को जब रात को आसमान में दिखते हैं तो हम बहुत सारे चांद दिखते हैं, हम बहुत सारे चांद तो नहीं, एक ही चांद है हमारा प्यारा सा मून। उसके अलावा कोई होना भी नहीं चाहिए था, बड़ा प्यारा सा मून है हमारा। और उसके साथ हम बहुत सारे सितारे देखते हैं आसमान में, राइट। अब मून जो होता है ना, वो हमें कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी बहुत आधा दिखता है, कभी इतना सा आधा दिखता है, और कभी कभी हमारा मून हमें दिखता ही नहीं है, राइट। उस जब मून हमें पूरा दिखता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और जब नहीं दिखता उसको क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। और अमावस्या की रात को ही भूत निकलते हैं, वैसे याद रखना, तभी कहते हैं अमावस्या की रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए वैसे। ओके, डू यू वंडर वाई वी कांट सी मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे? अब एक क्वेश्चन आता है, हम रात को ही चांद देख पाते हैं, हम रात को ही सितारे देख पाते हैं। ये ये मैं चांद बनाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये तो चिप्स बन गया, जो भी है। बट हम रात को हम ही क्यों चांद देख पाते हैं, हम रात को ही क्यों सितारे देख पाते हैं, हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते दिन में? वेल, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो हमारा सूरज चाचा है ना, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है ना कि जो मून है ना, जो सारे सितारे, उनको टैनिंग से बहुत डर लगता है। उनको लगता है वो टैन हो जाएंगे अगर वो सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, आप जानते हैं ना कितना पसीना आता है। तो इस कारण से, इस डर से कि उनको पसीना आता है और टैन हो जाएंगी, उनकी बॉडी काली पड़ जाएगी, इस कारण से कोई भी जो चांद है और जो सितारे हैं वो निकलते ही नहीं। अब उनके पास तो ब्लीच तो है नहीं लगाने को, नहीं उनके पास कोई ऐसा फेस मास्क है जिसको लगा पाए और जो सूरज की रोशनी उससे बच पाए। मैं मजाक कर रही थी। सो रीज़न क्या है? अब वैसे तो वही रीज़न है कि जो हमारा जो सूरज है उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि वो सबको ब्लाइंड कर देती है, छुपा देती है इस पूरे चाँद सितारों की रोशनी को। क्योंकि वो जो हमारा सूरज है वो रियलिटी में क्या है? एक स्टार ही तो है, और वो एक ऐसा स्टार है जो इस धरती से बहुत करीब है। इस कारण से तो हमें इतनी गर्मी लगती है, इतनी रोशनी आती है धरती पे, क्योंकि जो हमारा सूरज है, जो कि एक स्टार है, वो हमारे इतने करीब है। इस कारण से हमें दिन में चीज़ें नहीं दिखती। अब जो जितने भी हमारे ये जो स्टार्स हो गए, राइट, जो हमें आसमान में दिखते हैं, ये जो हमारे स्टार्स हो गए, और जो हमारा मून हो गया, और जो हमारा सन हो गया, राइट, और जितने भी हम शाइनी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो हमारे सितारे हैं, उनको हम ग्रुप में एक चीज़ कहते हैं जिसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल का क्या मतलब होता है? अब जो सेलेस्टियल, ये भी एक ग्रीक वर्ड है।
सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब होता है जो भी है स्पेस का, जो भी चीज़ स्पेस की है सेलेस्टियल है। सेलेस्टियल का मतलब होता है कोई हेवनली चीज़, हेवनली चीज़। आपको पता है पुराने टाइम में जो आसमान है उसमें जितने भी चाँद सितारे हैं उनको भगवानों की तरह पूजा जाता था। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा कभी माइथोलॉजी वगैरह, पुराने टाइम की कहानियाँ भगवानों की, उसमें क्या है आपने देखा नहीं, चंद्र भगवान होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर ज़्यूस है जो कि आसमान का गॉड है, या जो नेक्स्ट है वो रात की गॉडेस है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पुराने टाइम में ना जब हमें आसमान में चीज़ें दिखती थी ना, हम इनको समझ नहीं सकते थे क्योंकि इंसान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमने इन सारी चीज़ों को भगवानों के दर्जे दे दिए। हमने सोचा कि इनको भगवान बना देते क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं ये कौन है, शायद इनमें कोई शक्तियाँ हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को सेलेस्टियल कहते थे। जो भी आसमान में है, जो भी ऐसी चीज़ को हम समझ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, बस दूर से देख सकते हैं, उसको हमने सेलेस्टियल नाम दे दिया। और इससे ही सेलेस्टियल बॉडीज़ है आज के टाइम में, जितने हमारे सन मून स्टार जो भी आसमान में चीज़ है वो सेलेस्टियल है। अब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ये आपने नोट करा है, ये काफ़ी रोशनी वाली होती है, इनसे काफ़ी रोशनी निकलती है। क्यों निकलती है रोशनी इनके अंदर से? हमारा जो चाँद सितारे हैं, हमारा जो सन है, वो इतनी रोशनी कैसे दे पाता है? वो इसलिए ऐसी दे पाता है क्योंकि जो सेलेस्टियल है ना ये गैसेस के बने हैं। मोस्टली ये बने हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसी गैसेस जो जलती हैं, जिनके अंदर गर्मी निकलती है, ऐसी गैसेस के बने हुए हैं ये। अब जो गैसेस है ना ये एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, मिक्सअप होती रहती हैं, और जब ये मिक्सअप होती हैं तो ये पैदा करती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट और एनर्जी। इस कारण से मतलब ये हम कहते हैं ना आग के गोले, ये जो आसमान में चाँद आप सितारे देखते हो ना, आसमान में जो हमारा सन है ये आग का गोला है जो हर दिन जलता रहता है, जलता रहता है। ये करोड़ों सालों से जल रहा है स्टूडेंट्स, और आने वाले अरबों सालों तक ये जलता रहेगा। इसके अंदर इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन है, इतनी ज़्यादा गैस है ये, और इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा जब तक हाइड्रोजन का एक एक दाना इसके अंदर से नहीं जल के बुझ जाता। तो इस कारण से ये लोग इतने ज़्यादा चमकदार होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक माइंड करने की चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा चाँद जो है ना, जो हमारा मून है, वो भी शाइन करता है। लेकिन वो इसलिए शाइन नहीं करता क्योंकि वो गैस का बना है। वो शाइन इसलिए करता है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ना वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। जब रात हो जाती है ना तो वो एक ऐसी डायरेक्शन में मून आ जाता है कि जो सूरज की रोशनी है ना वो सीधा मून पे पड़ती है, और इस कारण से जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता है, मून चमक उठता है। कभी आपने देखा है कोई शाइनी चीज़ पे आप रात को टॉर्च मारो तो वो चमकती है? इस समझ लो इसी तरीके से मान लो एक मून, हमारा सन एक टॉर्च है जो मून पे रोशनी मारा, उस कारण से मून एकदम से चमक उठा। रियलिटी में मून पत्थर का बना हुआ है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है। उसी तरीके से हमारे प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन वो नॉन ल्यूमिनस है। आप बड़े हो कि एक ये टर्म पढ़ोगे, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो रोशनी देते हैं, जिनके अंदर खुद से रोशनी पैदा होती है। नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनसे रोशनी पैदा नहीं हो सकती। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस हैं, उनसे रोशनी नहीं निकल सकती। और जो हमारी जो धरती है और बाकी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस है, उनके अंदर आग इसलिए नहीं जलती, ना वो रोशनी देती। सो ये सारी चीज़ें थी जो हमें पता लगानी थी सेलेस्टियल्स, मून, स्टार्स और सन के बारे में। द काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब वही बात, हमारा जो सन है वो एक स्टार है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। अब वो क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं चलो ठीक है, हमने मान लिया कि जो सन है वो एक स्टार है, और जितने भी स्टार्स इस दुनिया के अंदर वो अपने आप में एक सन है, लेकिन फिर सन की रोशनी तो हमें बहुत तेज़ लगती है। सन तो हमें इतना गर्मी भी देता है। सन की रोशनी तो ऐसी कि सारे सितारों की रोशनी ख़त्म हो जाती है दिन में। तो क्या हम ऐसा मान लें कि सन बहुत बड़ा स्टार है? बिल्कुल नहीं, सन एक बहुत बड़ा स्टार नहीं है। स्टार कुछ बड़े स्टारों में से एक पार्ट है। बहुत सारे स्टार्स इस दुनिया के अंदर ट्रिलियंस
ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस स्टार्स है, इतने स्टार्स है कि वो अनकाउंटेबल है इस दुनिया के अंदर। तो सूरज हमारा कोई बड़ा स्टार नहीं है, वो एक नॉर्मल एवरेज स्टार है, लेकिन सूरज हमारी धरती के काफ़ी करीब है और इस कारण से उसकी सूरज की रोशनी हमें लगती है और उसकी रोशनी हमें दिखाई देती है। जो बाकी स्टार्स हैं, इवन तो हो सकता है वो सूरज से बहुत बड़े हो, और जब मैं कहूँ बहुत बड़े तो मतलब बहुत बहुत बड़े हों, लेकिन वो हमारी धरती से बहुत बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। इस कारण से हमें उनकी रोशनी बहुत कम दिखती है और ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, जबकि वो, क्योंकि वो हमसे इतने 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 दूर हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम उनको महसूस नहीं कर सकते, उनकी हीट यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। इस कारण से कि हमें सूरज की हीट लगती है, बाकी सारे स्टार्स की हीट नहीं लगती, इवन दो सारे के सारे जितने भी सितारे इस दुनिया के अंदर हैं वो जल रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। You must have noticed all the objects look small when we see from the distance. How small an aeroplane looks when it is flying at the great heights. अब इस चीज़ को हम और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब आप एयरपोर्ट में अगर कोई गया है, तो अगर कोई एयरपोर्ट में नहीं गया तो आपने मूवीज़ में हवाई जहाज़ तो देखे ही होंगे, नोट करा होगा जब वो एयरपोर्ट पे खड़े होते तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं ना, लाइक माय गॉड की, लाइक वो इतने बड़े बड़े भयानक ह्यूमंगस। आप उसको देख के आप फील करते हो कि लाइक इंसानों ने कितनी बड़ी खोज करी, इतने बड़े बड़े चीज़ बनाई है जो आसमान में उड़ सकती है। किसी ने सोचा होगा इतनी बड़ी चीज़ आसमान में उड़ सकती है, लेकिन वो उड़ सकते हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पे देखते हो ना हवाई जहाज़ों को, तो आप सोच भी नहीं सकते कितना वैसा फील होता है कि वो इतनी बड़ी चीज़ कैसे हवा में उड़ सकती है। लेकिन जब वो आसमान में उड़ रही होती है ना, आपने आसमान में तो हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखे ही होंगे, वो इतनी छोटी सी लगता है ना, जैसे कोई मक्खी हो, मक्खी हवा में उड़ रही हो या कोई बर्ड हवा में उड़ रही हो। तो सेम वैसे ही चीज़ होती है जो स्टार्स के साथ होती है। स्टार्स, अगर आपके सामने कोई तारा खड़ा हो जाए ना, तो आप वो इतना बड़ा होगा कि आप सोच नहीं सकते। वो बात अलग है कि जैसे कोई तारा आपके सामने खड़ा होगा, पहले जल के भुन जाओगे ये सोचने से पहले कि क्या होगा और वो कितना बड़ा है। इतनी ज़्यादा ताकत होती है एक स्टार के अंदर। लेकिन अगर वो आपके दूर खड़ा हो, बहुत दूर खड़ा हो, तो आप कहोगे यार ये क्या है, ये क्या छोटा सा इन्होंने ऊपर ग्लिटर से चिपका दिया आसमान के ऊपर, क्योंकि वो इतना दूर होता है, आप उसको देख नहीं सकते हो। While we watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These are called constellations. अब आपने कभी कभी नोट करा होगा आसमान में जो तारे होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, उनके काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं। एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब से डिज़ाइन से बन जाते हैं। हम उनको शेप्स बनाते रहते हैं। जैसे आसमान में जब बादल होते हैं, बादलों की शेप्स बनाते हैं। रात को जब तारे, हम तारों की शेप्स बनाते हैं। इंसान तो यही करता है सालों से, जब बोर बैठता है, वेला बैठता है। आसमान में जो बादल होते हैं, बादलों में वो अलग अलग हाथी ढूंढता रहता है, गाय ढूंढता रहता है। रात को तारों के अंदर यही दिखता रहता है, भालू ढूंढता रहता है, शेर ढूंढता रहता है। तो इन चीज़ों को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। इन डिज़ाइंस को, पैटर्न्स को हम बनाते हैं। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन। एक एग्जाम्पल है हमारा उर्सा मेजर, जिसको हम बिग बेयर भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन का। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द स्मॉल बेयर और सप्ताऋषि। अब जो एक सप्ताऋषि नाम का एक कॉन्स्टलेशन है, जो कि ऐसा होता है, ऐसा मुझे याद नहीं है वैसे इतना, सॉरी स्टूडेंट्स, आप नेट पे सर्च मार सकते हो सप्ताऋषि। कुछ ऐसा सा बना होता है, वो तारे होते हैं और ऐसा कुछ बना होता है सप्ताऋषि, इसको हम स्मॉल बियर कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ 7 स्टार्स, राइट। 7 तारों का एक झुंड होता है, जो द फॉर्म्स दैट अ पार्ट लार्ज पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का काफ़ी ज़्यादा पार्ट होता है, जैसे पूरा उर्सा मेजर उसका एक पार्ट होता है ये सप्ताऋषि जो ये बनाता है। आज समवन एल्स, अपनी फैमिली वगैरह से पूछ सकते हो तुम तारों के बारे में, अगर उनको पता हो वैसे, क्योंकि तारों की नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। किसको तारों के बारे में पता है, कौन रात को तारे देखता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो सप्ताऋषि होता है ना, इससे हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे अरे पोल स्टार क्या होता है? कभी आपने सुना है लोग बात करते हैं नॉर्थ स्टार की या ध्रुव तारे की, जो कहते हैं ना कि सबसे चमकने वाला तारा यही होता है पूरे आसमान में, राइट।
कहते हैं ना कि एक तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकता है आसमान में, उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं, अब नॉर्थ स्टार कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं, तो या पोलारिस कहते हैं। तो उसको हम सप्तऋषि के द्वारा पता लगा सकते हैं, क्योंकि सप्तऋषि ऐसी शेप्स ही उसकी बनी होती है। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी कैसा है, लेकिन अब जो ये इसकी डायरेक्शन होती है, अगर इस डायरेक्शन में जाए ना तो यहाँ पे सप्तऋषि होता है, मतलब यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा पोल स्टार है या ये हमारा नॉर्थ स्टार है, हम ऐसे पता लगा सकते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश करी करने की, लेकिन मैं कभी कर ही नहीं पाई। ये मुझे हर एक तारा, वैसे चमकने वाला तारा आसमान में तो मुझे ध्रुव तारा ही दिखता है, सारे तारे चमक रहे होते हैं यार, पता नहीं लोग कैसे पता लगा लेते हैं। आपने कभी नॉर्थ स्टार देख पाए हो आप सही से स्टूडेंट्स? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कहा जाता है ये जो पोल स्टार है ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में टिका रहता है, रात भर जितने भी तारे वो हिलते रहते हैं। एक्चुअली में तारे नहीं हिलते, एक्चुअली में हमारी जो धरती है वो रोटेट करती है। आपने देखा हमारी धरती घूमती है, हमारी धरती घूमती है और हमें ऐसा फील होता है कि जो ऊपर के तारे हैं ना वो घूम रहे हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। तारे तो एक ही जगह होते हैं, हमारी धरती घूम रही होती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the lights of the stars. अब वही कुछ ऐसे celestial bodies होते हैं जिनकी रोशनी नहीं होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? हम उनको planets कहते हैं, हम उनको ग्रह कहते हैं। The word planet comes from the Greek word planetei. Planetei एक वर्ड से आता है, इसका मतलब होता है wanderer। अब wanderer क्या मतलब होता है? wanderer का मतलब होता है भटका, भटका हुआ, भटकने वाला, भटकता रहता है जो, ये मतलब होता है वॉन्डरर का, कि लाइक भटकते रहना। क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था कि प्लैनेट्स रियलिटी में एक ऑर्बिट का चक्कर लगाते हैं या कुछ घूमते फिरते हैं सही से, कोई उनकी डिज़ाइन होती है। हम जब आसमान में प्लैनेट्स देखते थे ना बहुत पहले, हज़ारों साल पहले, तो हमें लगता था वो बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी कोई राह वगैरह नहीं है, साल में एक दो बार हमें बस धरती से वो दिख जाते हैं। इस कारण से हम उनको नाम हमने प्लैनेट्स रख दिया या प्लैनेटई या वॉन्डरर रख दिया था। द मून वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब हम सैटेलाइट की बात करेंगे कि हमारा जो प्लैनेट होते हैं, हमारे प्लैनेट के साथ में छोटा प्लैनेट भी होता है। उस छोटा प्लैनेट जो हमारे बड़े प्लैनेट का चक्कर लगाता है, हम उसको सैटेलाइट कहते हैं। और जो हमारी धरती है, उसी तरह जितने प्लैनेट्स हैं इस गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उन सब के अंदर पास खुद के प्लैनेट्स हैं। हमारे जो मार्स है उसके 2 प्लैनेट्स हैं, मंगल ग्रह जानते हैं उसकी 2 प्लैनेट्स हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets and satellites and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids. अब हम बात करने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स की। उससे पहले स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो, हमारा ये सन है, उसके बाद हमारा मर्क्यूरी आता है, फिर हमारा वीनस आता है, फिर हमारा अर्थ, फिर मार्स, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। अभी मैं आपको आगे सही से समझाती हूँ ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है। जुपिटर है, हमारा सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब जो ये यूरेनस और सैटर्न है ना स्टूडेंट्स, इनके अराउंड एक रिंग होती है। अब आप पूछोगे अब ये रिंग क्या है, क्या सोने की रिंग है या चांदी की रिंग है या लोहे की रिंग है, कौन सी रिंग है जो ये प्लैनेट्स पहनने लग गए? अब कौन सी रिंग ये प्लैनेट्स पहनते? ये रिंग पहनते हैं पत्थरों की रिंग। अब आप कहोगे कि पत्थरों की रिंग, मैं आपको समझाती हूँ। जब हमारे प्लैनेट्स ही बन रहे थे ना सोलर सिस्टम के अंदर, तब जैसे कि हमारी धरती है, अब इस धरती के अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल है, कुछ है जो इस धरती के अंदर चीज़ें खींचता है। आपने पढ़ा है कैसे वो जो न्यूटन था वो फल खा रहा था एप्पल, और एप्पल नीचे गिरा, और फिर उसको पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया के अंदर जो चीज़ों को नीचे खींचती है रेदर देन वो आसमान में फ्लोट होता रहे, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसी तरह इस दुनिया में जितने प्लैनेट्स हैं हर किसी के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रेविटी है। सैटर्न और यूरेनस के अंदर भी फिर ग्रेविटी होगी। यस, अब जो ग्रेविटी है ना, जब ये प्लैनेट बन रहे थे तब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई होगी, चीज़ें इधर उधर हुई होंगी, पत्थर इधर उधर टूटे होंगे, लगे होंगे, चिपके होंगे, कुछ फेंक जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। अब जब सैटर्न बन रहा था तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स तो था, चीज़ें खींच रहा था। अब जब ये अपने आप को गोल गोल बना रहा था, आसपास के जो पत्थर थे जो इस आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं, अब इन पत्थरों को जो आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं, हाँ इनके कुछ नाम हैं। हम इनको कह देते हैं एस्ट्रॉइड्स,
मीटिरोइड्स, कॉमेट्स, ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं जो आसमान में घूमते रहते हैं। अब ये आसपास घूम रहे थे पत्थर, और हमारा जो सैटर्न है उसकी जो अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने इनको अपने ओर खींच लिया। कहा कि तुम इधर उधर कहाँ जा रहे हो, मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद ये सारे के सारे जो पत्थर थे ये इसके आगे आसपास मून की तरह चक्कर लगाने, जैसे हमारे धरती के ऊपर जो मून चक्कर लगाता है उसी तरह ही बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं सैटर्न के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, और इसी को हम कहने लगे सैटर्न की रिंग। उसी तरह यूरेनस है, जब यूरेनस बना होगा आसपास पत्थर इधर उधर घूम रहे होंगे, यूरेनस ने भी कहा होगा यार सैटर्न ने इतने सारे पत्थर दोस्त बना ले, तुम भी मेरे दोस्त बन जाओ जो मेरे आगे पीछे घूम लो। तो उसी तरीके से यूरेनस के अराउंड भी बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूमने लग गए, जिस कारण से उसकी रिंग बन गई। अब दोबारा आता है उन पत्थरों पे जो आसमान में घूमते रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि इस दुनिया हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, राइट, हमारे पास स्टार्स हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं यानी कि मून्स हैं बहुत सारे, उसी तरीके से आसमान में एक और चीज़ होती है और वो है पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। कभी कभी वो पत्थर बड़े भी होते हैं। अब जो ये पत्थर है ये आप कहोगे कहाँ से आ गए, मतलब धरती से बाहर आसमान में पत्थर गए? नहीं, हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो आसमान के पत्थर है और जो धरती के पत्थर है वो दोनों एक ही हैं। अब वो कैसे एक है, क्योंकि पूरा आसमान एक चीज़ से ही तो बना है ना, मैटर से बना है। कहीं ना कहीं कैसा कैसे ना कैसे करके इधर उधर जुड़ के इधर उधर टूट के ये पूरे यूनिवर्स एक दो चीज़ों का ही बना हुआ है, ऐसा नहीं है उसमें कोई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब जो ये पत्थर है ना ये तब टूटे होंगे, माना जाता है कि जब ये यूनिवर्स बना तब कुछ जो पत्थर थे, जो मैटर बना वो तो साथ चिपक चिपक के प्लैनेट्स बन गए, कुछ गैसेस इधर उधर जाके स्टार्स बन गए, सन्स बन गए, कुछ जो प्लैनेट्स टूटे वो किसी और प्लैनेट्स के साथ जुड़ के मून्स बन गए। उसी तरीके से कुछ पत्थर जो थे उनको कोई अपना नहीं पाया, वो बस इधर इधर घूमते रह गए। अब ये प्लैनेट्स जो चीज़ें थी पत्थर, यानी जो यूज़लेस चीज़ें थी, जो वेस्ट था, कचरा था इस दुनिया का, जब भी ये दुनिया बन रही थी जो भी कचरा निकला वो इधर उधर घूमने लग गया, जिसको हमने नाम दे दिया एस्ट्रॉइड्स, या तो हमने उसको नाम दे दिया मीटिरोइड्स, या तो हमने उसका नाम दे दिया कॉमेट्स। अब कुछ पत्थरों का ग्रुप मार्स और जुपिटर के बीच में घूमता है, इसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये एक रीज़न है स्टूडेंट्स कि हमारे धरती के बाहर जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत दूर तक बहुत कम जा पाती हैं, क्योंकि बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आ जाती है। यहाँ पत्थर की एक बहुत बड़ी सी वो है, बहुत बड़ा सा समुंदर है पत्थरों का जो घूमता रहता है इधर उधर, और जो टकरा जाते हैं जिनसे सैटेलाइट्स, इस कारण से सैटेलाइट्स यहाँ से मार्स के बाहर भेजना बहुत मुश्किल है, इस कारण से जा नहीं पाते हम, इस कारण से आगे और चीज़ें डिस्कवर नहीं कर पाए क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट बीच में बहुत अटकती है। अब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट वही पत्थर है, बस इधर उधर घूमते रहते हैं, पत्थरों का समुंदर है जिसे हम कहते हैं, ईजी वे में पत्थरों का समुंदर है जो बने होंगे शायद जब हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, या कहा जाता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई और प्लैनेट हो जो शायद से जब बहुत सारे प्लैनेट्स बन रहे थे तब उसमें कारण वो पूरा टूट गया, कचरा बन गया, और फिर जो प्लैनेट्स का टूटा हुआ हिस्सा था वो बस घूमने लग गया इधर उधर। तो ये इसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। अब जिस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जितने पत्थर हैं हम उनको एस्ट्रॉइड कहते हैं। अब बात है मीटिरोइड्स की। अब ये मीटिरोइड्स कौन से पत्थर हैं? अब कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो एक साथ नहीं होते, वो एक अलग ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे पास एक ऑर्बिट है जिसके अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स वगैरह घूम रहे हैं। अब कुछ ऐसे पत्थर हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, वो अलग ही उन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बनाई हुई और वो अपनी ही अलग ही दुनिया में चलते हैं, वो इस तरीके से घूमते हैं, राइट। अब ये देखो इसके पूरे अपोजिट है। अब ये तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके। अब जो मीटिरोइड्स हैं, जो वो वाले पत्थर हैं, ये ऐसे से घूम रहे हैं, और ऐसे घूमने ना इनको करीबन 100,000 साल लग जाते हैं, और फिर तब हम इनको नोट कर पाते कि कोई मीटिरोइड यहाँ पे आया है। अब ये सूरज का चक्कर लगाते हैं बड़े अलग ही डायरेक्शन में, जिसको हम मीटिरोइड कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट का हिस्सा नहीं है, या ये वो पत्थर है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट का हिस्सा थे लेकिन अब नहीं है,
या तो ये जो पत्थर है ये यूनिवर्स की बहुत अलग ही दुनिया से आए हैं जिसके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। हमें पता नहीं कि मीटरॉइड कहाँ से आते हैं। हमें लगता है कि यहाँ इस दुनिया के एंड में जब पूरी यूनिवर्स ख़त्म होता है शायद बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे, तो वहाँ से वो कभी ना कभी आ जाते हैं यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट से भी जो पत्थर है ना वो धरती तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं छोटे 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 से, और कभी कभी धरती के एटमॉस्फेयर पर गिर भी जाते हैं। इनको हम कॉमेट्स कह देते हैं। या कभी कभी आपने मीटियोर और शावर सुना होगा, मीटियोर शावर, जिसमें आप देखोगे एक दिन होता है स्पेसिफिकली जिसमें रात को ऐसा लग रहा होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं वो टूट रहे हैं। नेट पे आप सर्च मारना मीटियोर शावर, उसमें आप वीडियोस देख पाओगे, क्लिप्स देख पाओगे जिसमें आप देखना कैसे आसमान पे ऐसा दिखते तारे टूट रहे हैं। रियलिटी में वो तारे नहीं होते, वो पत्थर होते हैं जो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में आके टकरा जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं। ये वो बहुत तेज़ स्पीड से आ रहे होते हैं, तो इतनी तेज़ स्पीड में इतनी एनर्जी क्रिएट हो रही होती है, इतनी हीट निकल रही होती है कि वो एक तरीके से जल जाते हैं। तो ऐसे आप नेट पे सर्च मारने से आपको पता चलेगा। सो यही था हमारा कि मीटेरॉइड किसे कहते हैं और हमारा सन क्या है और प्लैनेट्स क्या हैं। ये तो हमारे सारा हमने पढ़ ही लिया स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ये सब करा दी। ऑर्बिट्स के बारे में वही फोर्स, वही एक लाइन जिसके अराउंड हमारे जितने प्लैनेट्स हैं वो हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। और हमारा ये सन का कि सन क्या है, हमारे सन के बारे में कि वो कैसे ये पूरा सोलर सिस्टम बनता है, और हमारी धरती के बारे में। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम स्टूडेंट्स हम बचपन से जानते हैं हमारी जो धरती है ना वो गोल है। रियलिटी में हमारी धरती गोल नहीं है, रियलिटी में हम धरती की जियोड शेप की है। जियोड मतलब जैसा एग्जांपल है ये गोल है, ओके ये गोल है। जियोड ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जियोड शेप होती है, मतलब इसको थोड़ा सा सीधा कलर से अंडा हो गया ना, अंडे की तरह मान लो ऐसे आकार की होती है। अब आप कहोगे ये गोल नहीं है, ये जियोड क्या होता है और ये ऐसी क्यों है हमारी धरती। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ के बारे में बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कैसे हमारी जो धरती है वो अंदर चीज़ें खींचती है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी धरती की जो सरफेस है ना इसको मजबूर कर देती है बेंड होने के लिए। ये इसको मजबूर कर देती है कि झुको झुको झुको, इस पर इतना प्रेशर लगाती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ऐसे ना पिचक जाती है, थोड़ी सी हल्की सी पिचक जाती है। जैसे कि आप समझ लो कोई ऑरेंज है, संतरा, आप संतरे को हल्का सा दबा दो अपने हाथ से तो दब जाता है ना, ऐसा थोड़ा सा अंडे जैसा हो दिया, आपने कस के दबा दिया उसको। उसी तरीके से हमारी धरती के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चीज़ें खींचता है, और इसी कारण से हमारी धरती भी थोड़ी ऐसी पिचके हुए ऑरेंज की तरह हो जाती है। इस कारण से हमारी धरती जियोड शेप की होती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखना जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो अभी धरती को हम जियोड भी नहीं कहेंगे, हम धरती को कुछ और ही कहेंगे। पहले आपने बचपन में धरती को कहा कि धरती गोल है, अभी आप पढ़ रहे हो कि धरती जियोड शेप की है, कुछ टाइम बाद आप पढ़ोगे कि धरती की कोई शेप ही नहीं है, धरती एक अलग ही शेप है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब आप बहुत बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आप ये पढ़ोगे। तो एक ऐसी चीज़ है कि आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि धरती की हम शेप को हम बोले क्या, क्योंकि वो इतनी हम उसको समझ ही नहीं पाए हैं। अब हम आगे मून के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले एक और चीज़ है, आपको पता है कि धरती के इम्पोर्टेंट प्लैनेट है हमारा। धरती इस पूरे यूनिवर्स में सबसे अलग चीज़ है। अब क्यों है इतनी अलग ही धरती में इतना स्पेशल क्या है। अब आप कहोगे धरती में पानी है इसका से धरती स्पेशल है, वो हाँ ये रीज़न है, धरती में पानी है। किसी भी प्लैनेट पे आज तक पानी हमें नहीं मिला, हमें सिर्फ धरती पे पानी मिला। आज तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए कि धरती पे पानी कैसे आया। बहुत सारी थ्योरीज़ है जिसमें कहते हैं कि धरती पे एक टाइम बहुत बरसात हुई थी, इस कहाँ से पानी। अब क्वेश्चन आता है फिर इतनी बरसात कैसे होगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती पे ना एस्ट्रॉयड बेल्ट से बहुत सारे पत्थर धरती पर टकराए थे, उन एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो पत्थर थे उन पत्थरों के अंदर पानी था। अब क्वेश्चन आता है ठीक है यार पत्थर टकराए थे, उन पत्थरों के अंदर पानी था, लेकिन अब उन पत्थरों के अंदर पानी है या नहीं है, और उन पत्थरों के अंदर फिर पानी कहाँ से आया। तो आज तक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती पे पानी कहाँ से आया। लेकिन ये पानी ही एक रीज़न है कि इस धरती पे ज़िंदगी है, क्योंकि हमें ये पता लगा कि इस दुनिया के अंदर अभी तक कहीं ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि कहीं पानी नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहाँ पानी होगा शायद वहीं ज़िंदगी होगी। हम अपनी धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि 70% हमारी धरती पानी से कवर्ड है यार। हमारे अंदर सिर्फ 30% लैंड है, और उस
इस 70% पानी में भी सिर्फ हम 0.1% पानी है जो हम पी सकते हैं। उस 0% पानी का भी जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, वो जमा हुआ है। तो आप समझ सकते हो 0.0001% वो पानी है जो हम फ्रेश है, जो हम पी सकते हैं, जो लेक्स के अंदर है, रिवर्स के अंदर है, या वो उन पहाड़ों के अंदर है जो हम पी सकते हैं। बाकी सारा पानी भी जमा हुआ है। इस कारण से कहते हैं कि पानी बचाओ, धरती का ख्याल रखो यार, हमारे पास पानी नहीं है। ये एक रीज़न है। ऊपर से हमारी धरती के अंदर हम इंसान हैं, राइट। ये एक स्पेशल बात है कि धरती क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस दुनिया के अंदर किसी और प्लेनेट के अंदर तो अपने इंसान देखे नहीं है, ना कोई जानवर देखे हैं, ना इवन कोई बैक्टीरिया देखे हैं। तो ये एक रीज़न है कि धरती काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और अच्छी है और यूनिक है। हम इस धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं और इसमें हम इसको अपना प्यारा ब्लू डॉट भी कहते हैं। मून हमारी धरती की नेशनल सैटेलाइट, इसके बारे में हम जानते हैं, बचपन से हमको चंदा मामा कह रहे हैं, और चंदा मामा दूर के और पता नहीं कौन कौन सी ग्लोरियाँ गाई हैं हम लोगों ने चंदा मामा के लिए। चंदा मामा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो धरती की एक अकेली सैटेलाइट है जिसका हम प्यार से मून कहते हैं। अब जो मून है वो धरती का चक्कर लगाने में कभी 27 दिन लगाता है। और चाहे चंदा मामा जितने प्यारे हो हमारे, चंदा मामा की जो एक साइड है ना वो हम कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि चंदा मामा हम उस साइड मुड़ते ही नहीं हैं, वो सिर्फ एक साइड ही खड़े रहते हैं। हम उनकी बस शक्ल देख पाते हैं, हम चंदा मामा की कभी पीठ नहीं देख पाएंगे। ये एक रीज़न है, इसको याद रखना स्टूडेंट्स। अब जो मून है उसके अंदर कोई पानी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस पड़ा हुआ है वहीं पे। बस वो हमें रोज़ दिखता है, हमें हाय बाय करता है और फिर हर दिन वो यही करता है। हमारी सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो एक प्लैनेट का चक्कर लगाती है, जिसको हम जैसे हमारी धरती का मून है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट वो आर्टिफिशियल बॉडी है जो हम साइंटिस्ट ने बनाई है ताकि हम यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन बना पाएँ, जमा कर पाएँ, हमें धरती के बारे में और चीज़ें जमा कर पाएँ। आप देख सकते हो कैसे ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है और ये रॉकेट की जो वापस हमारा गिर रहा है और कैसे सैटेलाइट जा रही है आसमान की। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स एस्ट्रॉइड मीटिरोइड्स के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा, मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़, पत्थर छोटे छोटे से जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। जो हमारी ऑर्बिट है, जो हमारी मून, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड ऑर्बिट है, वहाँ से वो निकलते हैं। ये एक एस्ट्रॉइड का आप एग्जांपल देख सकते हो, पत्थर ही है वैसे वो, कोई इनमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। अब सूरज का चक्कर लगाने में कुछ पत्थर को हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। और कभी कभी ये धरती के पास आ जाते हैं और गिर जाते हैं, और कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वो इतनी तेज़ से आ रहे होते हैं कि वो एकदम से जल जाते हैं, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलती है। Do you see a whitish broad band like a glowing path across the sky on the clear night? अब आप स्टूडेंट्स यहाँ से तो नहीं देख सकते, यहाँ बहुत पोल्यूशन है, लेकिन कभी आप किसी गांव के एरिया में जाओ, कोई ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे एकदम मौसम साफ़ है, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि कैसे आप देखोगे आसमान में एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी ऐसे टिकी होगी, जैसे बहुत सारे स्टार्स ने एक झुंड सा बना लिया होगा। अब इस बड़े से झुंड को, इस झुंड के किसी एक हिस्से के अंदर हम रहते हैं। ये हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है जो कि तारों का एक झुंड है। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे क्यों पड़ा? ये मिल्की वे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब साइंटिस्ट ने पहली बार देखा ना हम इस गैलेक्सी में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने ना दूध का ग्लास लिया होगा और दूध का ग्लास ऐसे स्पेस पे गिरा दिया, स्पेस में स्पेल हो गया, वो गिर गया एक दूध का ग्लास। तो इस तरीके से वो दिख रहा था, तो इस कारण से हम इसको नाम मिल्की वे गैलेक्सी रख दिया कि जैसे दूध फैल गया, क्योंकि वो इतनी सुंदर गैलेक्सी लग रहा था ना, जैसे तारों का एक झुंड था जो पूरा एक लंबी सी लहर की तरह बह रहा था। इसलिए इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी पड़ा। आप देख सकते हो कितनी सुंदर है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। कहा जाता था कि हम मिल्की वे की गैलेक्सी के बीचों बीच हैं, किसी ज़माने में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब पता चला रियलिटी में हम शायद मिल्की वे के किसी इस पार्ट में होंगे या हम किसी इस पार्ट में होंगे, रेदर देन हम मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच हों। मिल्की वे गैलेक्सी को हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। अब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो गैलेक्सी
तारों का बहुत बड़ा झुंड है, गैसेस और डस्ट है हमारे पास, वो डस्ट जिससे कभी पूरे प्लैनेट्स बने, पूरी दुनिया बनी है, उसके एक पूरा झुंड है चमक रहा, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं हमारा। अब इस चीज़ को डिफ़ाइन करना कितना मुश्किल है स्टूडेंट्स, की हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही इतनी बड़ी कि आज तक हम मिल्की वे गैलेक्सी के एंड तक नहीं पहुंच पाए। हमने सिर्फ इमेजिन करा कि गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हो सकता है इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर हो, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, हम अब तक मिल्की वे गैलेक्सी के एंड तक नहीं पहुँचे हैं। और हम ऐसा मानते हैं, और हम मानते भी नहीं, ऐसा है कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी और गैलेक्सीज़ हैं मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, लाखों करोड़ों जो पूरे आसमान में फैली हुई हैं। इसको देख के हम इमेजिन नहीं कर सकते कि रियलिटी हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और इवन हमने भी कुछ टाइम पहले डिस्कवर करा कि हमारा यूनिवर्स और एक्सपैंड कर रहा है और बढ़ रहा है हमारा यूनिवर्स। ऐसा भी नहीं कि वो घट रहा हो, कम हो रहा हो तो हम कहीं यार अब पता चल जाएगा हम हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। रियलिटी में वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और पता नहीं कितना बढ़ेगा यूनिवर्स। और शायद वो हम कभी घटे ही ना, हमेशा बढ़ता ही रहे। तो अगर वो हमेशा ही बढ़ता रहेगा तो इसके पूरे पूरे चांसेस है स्टूडेंट्स, हम कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। लेकिन क्या करें, है ना, हम रह रहे हैं इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर इतनी सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतना कुछ है डिस्कवर करने के लिए। और कभी कभी हमें फ़ील होता है ना कि हम कितने छोटे हैं इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर रह रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर आंसर्स कम हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा वो आधी है, टुकड़ों में है, पता नहीं है हमें। ये ऐसी चीज़ें जो अभी भी डिस्कवर हो रही है। ऐसा नहीं किसी ने आप कुछ चीज़ें डिस्कवर कर दी और बन गई पूरी की पूरी बुक छप गई कि देखो ये यूनिवर्स है, ये चीज़ें हो गई हैं और ये ऐसा था। नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी। हमें इवन ये भी नहीं पता कि रियलिटी में यूनिवर्स बना कैसे। ये जो हम कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, एक थ्योरी है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये थ्योरी है, ये प्रूवन नहीं है। हमें नहीं पता कि ये असली में भी हुआ था, हम तो मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। रियलिटी में ये भी एक थ्योरी है, हमें रियलिटी में अभी भी नहीं पता कि यूनिवर्स कैसे बना, ये दुनिया कैसी बनी है। अब आप देख सकते हो इसमें हमारा आप हो गए शायद ये, और ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर है, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर है। सो इसी के साथ हमारा पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।